हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम साइंस का 5th लेसन फूड सेफ्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है यह देखना कि वह किस कंडीशन में है। क्या हम बासा तो नहीं खा रहे हैं, या फिर अगर हम बाहर खा रहे हैं तो वह हाइजीनिक है क्या, प्रॉपर कवर्ड है क्या। और अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर वॉश करना चाहिए और उनकी ताज़गी फ्रेशनेस भी देखनी ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं फूड सेफ्टी के बारे में जो हम अब इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन से इस चार्ट को बताना है या कंप्लीट करना है। तो पहला हमें दिया है सीरियल नंबर, फिर फूड और सोर्स दिए हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड, उसमें से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और बॉडी के लिए यह क्या फंक्शन करता है। ठीक है, फंक्शन इन बॉडी। तो पहला हमें दिया है जॉर, व्हीट, मिलेट या जिसे हम बाजरा कहते हैं, और राइस। ठीक है, उनसे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमें पता है कि मम्मी हमेशा हमें बोलती है ना, रोटी खाना चाहिए हमें, चाहे वो ज्वार हो, बाजरी हो, गेहूँ हो या फिर राइस है। यह सब चीज़ें हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, और इसे खाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम जब छोटे होते हैं ना, 4-5 साल के बोलो या 2-2.5 साल के भी रहते हैं, तभी से मम्मी हमें यह सब खिलाना शुरू कर देती है ना। अगर हम इसे रोटी के फॉर्म में नहीं खाते हैं तो उसका हमें मम्मी क्या बना के देती है, कभी कभी उसका चीला बना के देती है, या फिर उसका क्या करते हैं, हलवे की तरह बना के देती है ना, शीरा बोलते जिसे, उसकी तरह से बना कर देती है ना मम्मी। या फिर उसके कोई भी ऐसी चीज़, पराठा वगैरह बना कर देती है जिसे हम खाएं, क्योंकि ये हमारा जो है मेन मील है ना। इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, हमें बीन्स एंड पल्सेस दिए हैं, वो भी हमें खाने चाहिए ना। बीन्स और पल्सेस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसलिए मम्मी हमेशा दाल, राइस बनाती है। दाल क्यों बनाती है, क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। बीन्स हैं, खड़ा अनाज है ना, वो हमें बहुत ज़रूरी होता है खाना। ग्रोथ, ये क्यों ज़रूरी है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, से हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी डेवलप होती है। जो भी हमारी बॉडी में जो रहते हैं ना, जैसे एनर्जी कम हो गई है तो उससे भर के निकलती है। जैसे अगर हम बीमारी से उठे हैं और इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो भी वेयर एंड टियर भाग होता है वो रिपेयर होता है। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही वेयर एंड टियर ऑफ द बॉडी रिपेयरिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है ऑयल, घी एट्सेट्रा। ऑयल, घी हम क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं, इससे हमें फैट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या मिलता है, फैट्स मिलते हैं। और फंक्शन इन द बॉडी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूध पीना चाहिए, मम्मी चिल्लाती है ना, सुबह सुबह दूध पीना चाहिए। नहीं दूध पीते हैं तो दूध से बने हुए हम चीज़ें खाते हैं, जैसे दही है, और चपाती या पराठा में घी खाते हैं, है ना। और ऑयल, अगर घी और मिल्क हमें पॉसिबल नहीं होता है तो हमें ऑयल तो ज़रूर थोड़ा बहुत खाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे हमें हमारी बॉडी को फैट्स मिलते हैं। ठीक है, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। और फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। क्या न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। और क्या बॉडी का फंक्शन होता है इससे, कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं, इम्यूनिटी मिलती है हमें, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ये इंक्रीज़ करते हैं, और हमारी लाइफ प्रोसेसेस में हमको हेल्प करते हैं। हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर फ्रूट्स हमें बहुत हफ्ते में 1 या 2 बार मिलें तो भी चलेगा, लेकिन वेजिटेबल्स तो
किसी भी तरह की हो, हमें खाना ही चाहिए। तो यह सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम घर में बहुत ये करते हैं ना मम्मी से कि आज हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी माँ हमें बनाकर खिलाती हैं वो बहुत पौष्टिक होता है, पोषक होता है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। हमें जंक फूड तो अच्छा लगता है, लेकिन वो जंक फूड हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। अगर हमें आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे बनना है, हमारा माइंड अच्छा डेवलप करना है, तो हमें इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। यहाँ से हमें देखना और अच्छी तरह से जानना शुरू कर देना चाहिए। अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें यह सब जानना चाहिए कि हमें यह सब क्यों खाना ज़रूरी है। आज की लाइफस्टाइल में हम जंक फूड बहुत पसंद करते हैं ना, मम्मी ने कुछ फ्राइड दिया तो बहुत पसंद आता है, पिज़्ज़ा पास्ता बहुत पसंद आता है, लेकिन हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है और उसे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम यह सब नहीं खाएंगे ना जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो हमें आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और इस पेंडेमिक के समय में तो हमें हमारी जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड लाइफस्टाइल है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स और फाइबर्स हों और साथ में पानी, यह सब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड मटेरियल्स लाइक वीट। और हमें यह सब फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? वीट, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनसे मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आगे जाकर इसमें However, what will happen if these food materials are infested by insects or spoiled in any way? अगर यह फूड जो हैं किसी तरह से ख़राब होते हैं या स्पॉइल होते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पर क्या परिणाम होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड स्पॉइलेज क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लें। देखो क्या होता है, फूड स्पॉइल किस तरह से होते हैं। ये देखिए, एक खुले में ही कुछ अन्न पकाए जा रहे हैं, जैसे कुछ दिख रहा है ना हमें, वो समोसा हो या आलू बड़ा हो, कुछ भी फॉर्म में हो। तो अक्सर हम देखते हैं खुली सड़क के किनारे इस तरह के वेंडर्स बेचते हैं। तो क्या समझ में आता है, ये फूड हमें खाना चाहिए? खाना चाहिए नहीं, क्योंकि क्या है, ये हाइजीनिक नहीं है ना। ये अनकवर्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो अनकवर्ड फूड पे क्या बैठता है? मक्खियाँ कहीं से भी गंदगी से उड़कर आती हैं, इस पर बैठ जाती हैं और फिर वहाँ पर जो है ख़राब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं और ये इनडायरेक्टली हमारे पेट में जाते हैं, फूड के थ्रू जाते हैं, है ना। और इससे फिर हमारा स्टमक के हमें इन्फेक्शंस होते हैं। इसी तरह यहाँ देखो फूड स्पॉइल हो रहा है ए फिगर में, जहाँ यह चूहा कुछ अनाज खा रहा है ना, तो यह भी फूड स्पॉइल हो रहा है और फिर वह भी हमारे लिए घातक है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं, आसपास बहुत गंदगी भी दिखाई दे रही है ना। तो अगर ऐसे समय में अगर हम फ्रूट या वेजिटेबल्स घर पे लाते हैं ना, तो उन्हें हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए और सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह गोडाउन्स में देखिए सैक्स में से अनाज बाहर निकल रहा है, ख़राब हो रहा है ना। और फिर यह भी फूड स्पॉइल है। फूड स्पॉइलेज की वजह से बहुत सारी नुकसान होते हैं, डिजीज़ेस तो होती ही हैं, साथ ही हमारा जो फूड जो है वो भी बहुत सारा वेस्ट होता है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स टर्न ब्लैक। कभी कभी हमारे घर में फ्रूट्स रखे रहते हैं ना, उनकी जो स्किन है वो ब्लैक हो जाती है। जैसे केले, बनाना जो होते हैं, वो अक्सर हमारे घर में हम लाते हैं, एक दिन हम खाते हैं फिर रख देते हैं, तो क्या होता है, तुरंत ही उसकी स्किन हमें काली दिखाई देती है ना। सम फूड स्टफ्स गिव आउट अ फाउल और बैड ऑडर। और किसी फूड स्टफ्स में से खराब बदबू आती है हमें ना।
बैड ऑर्डर आती है। सच फूड स्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट, और ऐसे फूड स्टफ हमारे खाने के लायक नहीं होते। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग एज व्हेन दे आर ओवर कुक्ड और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड से इन अ डैम्प प्लेस। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी जगह पर फूड्स रख देते हैं जहाँ उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी हम ओवर कुक कर लेते हैं कोई फूड, तो उसके अंदर के विटामिन्स वगैरह चले जाते हैं। और कभी कभी हम इम्प्रॉपरली स्टोर करते हैं। स्टोर करने से भी क्या होता है कि उसकी जो आगे तक रहने की जो टाइमिंग होता है उस फूड का, वो ख़राब हो जाता है ना, और फिर वो फूड भी ख़राब हो जाता है। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल डिटीरियोरेट्स, और ऐसे समय में फूड की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी फूड स्पॉइल होते हैं, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि फूड स्पॉइल होते हैं। द फूड स्टफ्स वी कंज्यूम वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। जो भी फूड स्टफ हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वह वेदर एनिमल से मिला हो, जैसे एग या फ्लैश हो, मिल्क हो, या फिर प्लांट सोर्सेज से जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अदरवाइज़ वी में फॉल प्रे टू डिसीज़ और इलनेस, अदरवाइज़ हम रोग के या बीमारी के शिकार हो जाएंगे। Food is said to be spoiled if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste and there is a loss of its nutrient content. तो फूड स्पॉइल हो चुका है ऐसा हम कब कहेंगे कि जब उसके कलर में चेंज आ जाएगा, उसके टेक्सचर में, और बदबू आने लगे, या फिर क्वालिटी या टेस्ट ख़राब हो जाए। तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि ये फूड जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे खाने के लिए। सो ऑन अ डे आउट विथ आवर फ्रेंड्स और फैमिली वी एन्जॉय माउथ वाटरिंग डिशेस लाइक पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स। देखिए, इनको नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, सच बात है। लेकिन क्या होता है कि यह चीज़ें अगर घर में हाइजीनिक बनी हो तो ही हमें खानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं और ऐसी माउथ वाटरिंग चीज़ें देखकर हमें बहुत इच्छा होती है उसे खाने की, है ना। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ और वेयर दे वर मेड। लेकिन हमें क्या पता है क्या वो किस तरह से बने हुए हैं, कभी हमने सोचा है इस बारे में। वर दे डिस्प्लेड एंड सर्व्ड हाइजीनिकली, क्या वो हमें डिस्प्ले में दिख रहे हैं और जिस तरह से सर्व किए जा रहे हैं वो क्या हाइजीनिक हैं। वॉट वॉज द सोर्स ऑफ वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग दैम, अगर इन सब को बनाने में पानी यूज़ हुआ है तो किस तरह का पानी यूज़ हुआ है। जैसे पानी पूरी का पानी है, क्या पता हमें वो किस तरह का पानी हो, क्या वो कहीं से भी लाया गया हो, या फिर उसे हाइजीनिकली प्रिजर्व करके रखा गया, मतलब उसको ढका हुआ रखा है या उन्होंने या नहीं। ये सब सोचना हमें बहुत ज़रूरी है। डिस्कस ऑल दीज मैटर्स विथ योर साइंस टीचर। अभी हम यह सब अपने मैटर्स अपने साइंस टीचर से आसानी से डिस्कस कर सकते हैं ना। और हम जब भी इसे डिस्कस करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि मोस्टली तो ये चीज़ें हमें हाइजीनिकली नहीं मिलती हैं, बाहर तो बिल्कुल नहीं। सो विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू ईट एंड वाई। अभी हमें यहाँ कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स भी दिए हैं। क्या ये फ्रूट्स जो हैं हमारे खाने के लिए दिख रहे हैं, वाकई में हमारे खाने लायक हैं क्या। वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल्स, बहुत सारे चेंजेस इन फूड मटेरियल्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, मीट बिकम सोर और पीनट्स बिकम रैंसिड। ऑल दीज चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल। अब देखिए, कभी कभी हम कुछ भी मीट वगैरह घर में लाते हैं तो वह भी कभी कभी हमें ताज़ा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फ्रूट्स हम लाते हैं वो कभी कभी हमें अपने टेस्ट से हटकर लगते हैं। पीनट्स जो होते हैं वो कभी कभी रेंसिड लगते हैं। तो इसका कारण क्या है। सो ऑल दीज चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल्स। या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इन चीज़ों में कि इन्हें पैरिश कर देते हैं, इन्हें ख़राब कर देते हैं। तो इन्हें
कंज्यूम करने के पहले हमें इन सब की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, फिर इन्हें कंज्यूम करना चाहिए। ऑफन फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। इसी तरह से फूड ग्रेन्स हम लोग लाते हैं, है ना, तो वह भी प्रॉपर तरह से क्या होते हैं, कभी कभी स्टोर नहीं किए जाते, है ना, और वो डैमेज होते हैं। किस तरह से कि उनका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होता है, या तो उनको अच्छी तरह से पैक करके नहीं रखा जाता, अच्छी तरह से स्टोरेज नहीं होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी तरह से नहीं होता है। Some foodstuffs like meat and milk are either acidic और alkaline। कभी कभी कुछ फूडस्टफ्स मीट और मिल्क वगैरह होते हैं, वह भी एसिडिक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पैरिश हो जाते हैं, है ना। दे मे गेट स्पॉइल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ऑन कॉन्टैक्ट विथ मेटल्स। और ये इस तरह कभी कभी किसी मेटल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से केमिकल रिएक्शन करते हैं और स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। समटाइम्स फूडस्टफ्स में बी स्पॉइल ड्यू टू कंटामिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल। और कभी कभी इन फूडस्टफ्स जो हैं ये ख़राब होते हैं, क्यों? कंटामिनेशन ख़राब होते हैं किस वजह से? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में, पानी में या फिर मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड? और क्या तुम और भी कुछ रीजंस बता सकते हो कि जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। फूड वेस्टेज क्या होता है वो हम देखेंगे। हाउ एंड वेयर इज़ फूड वेस्टेड? कहाँ पर और किस तरह से फूड वेस्ट होता है, तो हम यह भी देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ शोन ग्रेट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूडस्टफ्स लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब इंडिया ने भी बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। तो फूडस्टफ्स के क्षेत्र में जैसे सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फिश है और मिल्क, उसको बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बनाया जाता है या पैदा किया जाता है, ठीक है। Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger। और फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ और वर्ल्ड में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हंगर की प्रॉब्लम है। तो ये क्यों होती है? Many do not get even one meal a day। मोस्टली हमारी कंट्री में तो हम लोग देखते हैं ना कि बहुत गरीबी है, कहीं कहीं तो ना लोगों को, बेचारों को एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है। Hence, it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place। So students, हमें सच में यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि बहुत सारे लोगों को, इवन बहुत सारे बच्चों को भी एक समय का भोजन नहीं मिल पाता है। तो अगर हम कहीं देखें कि ऐसा कहीं हो रहा है ना कि जहाँ फूड का वेस्टेज हो रहा है, तो अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें उन लोगों को समझाना चाहिए कि प्लीज़ आप फूड वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ में जाते हैं, ऐसे मैरिज फंक्शंस में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं बुफे सिस्टम होता है, जहाँ पर लोग अननेसेसरी फूड्स अपने प्लेट में ले लेते हैं और फिर वह खाया जाए या ना जाए उसे वेस्ट करते हैं, उसे खाते ही नहीं हैं और वह वेस्ट होता है। तो सोचिए अगर उसमें का ऐसा कुछ भोजन ऐसे बच्चों को मिले जिन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए हमारे देश में भी कोई भूखा नहीं रहेगा, है ना। तो अगर हम एक जगह से एक स्टूडेंट भी हम इस तरह का काम करते हैं तो एक एक करके एक लाइन या एक चेन बनेगी जहाँ पर जाकर हम इन चीज़ों को रोक सकेंगे, ठीक है। तो हमें खुद भी इस तरह की कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। इवन हमारे घर में भी कभी इस तरह का भोजन बच रहा हो तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को दे सकें जो उसे नहीं पा सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अभी क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड क्या है, देखिए। रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक हैंड सोइंग ऑफ सीड्स। अभी कभी कभी क्या होता है कि खेती के समय बीज तो बोए जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं, जिस मेथड से बीज बोना चाहिए ना उस तरह से नहीं बोए जाते। इनएडिक्वेट थ्रेशिंग, और अच्छी तरह से थ्रेशिंग नहीं होती है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर थ्रेशिंग हो गई है तो स्टोरेज प्रॉपर नहीं हो रहा है। एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम रीजंस फॉर
क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो इस तरह का जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं है, रॉन्ग वे में है, तो बहुत सारी मात्रा में फूड का वेस्टेज होता है। और यह मोस्टली फील्ड के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में ज़्यादा देखा जा सकता है कि कभी कभी किसान बोने के समय ध्यान नहीं दे पाता। अगर बोया है, अनाज अच्छा हुआ है, तो थ्रेशिंग अच्छे से नहीं हुई है या फिर उसे प्रॉपर हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो बहुत सारी मात्रा में फूड वेस्ट होता है। बिसाइड्स मच फूड इज़ वेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ कस्टम of offering and serving too much food to guests at traditional feast or banquets। इसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कभी कभी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, ट्रेडिशनल फीस्ट होते हैं, या जहाँ पर हम गेस्ट को फूड सर्व करते हैं। तो ऐसे समय अगर हम खुद सर्व कर रहे हैं तभी भी हम कभी गलती करते हैं कि हाँ भाई गेस्ट है, बहुत सारा फूड दे दो उनको, है ना। और कभी कभी गेस्ट भी खुद से खाना लेते समय भी गलती करते हैं, तो भी बहुत सारी मात्रा में खाना खाने का नुकसान होता है। हैड इट नॉट बीन वेस्टेड ऑल दिस फूड कुड हैव मेट द नीड ऑफ मैनी अदर्स। और ऐसा वेस्ट फूड जो है वो बहुत सारे लोगों को क्या कर सकता है, उनकी आवश्यकता बन सकता है, उनकी नीड बन सकता है। अभी हम आगे देखते हैं क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। कभी कभी क्वालिटी वाला फूड भी वेस्ट होता है। अभी हमने क्वांटिटी ऑफ फूड देखा, अब हम क्वालिटी ऑफ फूड वेस्ट कैसा होता है वो देखेंगे। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ओवर कुकिंग, वॉशिंग द वेजिटेबल आफ्टर कटिंग दैम, मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज, मिस calculation of time required to transport food from producers to consumers are some of the causes of qualitative wastage of food। देखिए कितना क्वालिटी फूड वेस्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ज़्यादा फूड प्रिजर्वेटिव डल जाता है, कभी कभी ओवर कुक कर देते हैं हम कोई फूड को, कभी कभी हम सब्जियों को जिनको या फ्रूट्स को पहले धोने की ज़रूरत होती है तो हम उसे काटने के बाद धोते हैं, उससे भी वो नुकसान होता है। या फिर क्या करते हैं हम लोग कि अगर कोई कंज्यूमर को हमें जैसे कोई फूड पहुंचाना है, मिल्क का उदाहरण ले लीजिए, अगर हमने सुबह का दूध निकाला है और हम उसे शाम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नेचुरली वह भी क्या है, वेस्टेज ऑफ फूड है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी इसे कंज्यूम करते हैं उन्हें भी, और या जो कोई अगर इसे बेचते हैं उन्हें भी, ठीक है। सो व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। तो आप क्या कर सकते हो अगर फूड को वेस्टेज से बचाना है या स्पॉइलेज से बचाना है। तो सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट। जब भी हम खाना खा रहे हों तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। अवॉइड ओवर कुकिंग फूड। जिस फूड को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। जैसे पालक वगैरह है, सूप है, उन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना है। थर्ड है अवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ़्ट ओवर फूड, रीयूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। कभी कभी बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि अगर फूड थोड़ा सा बच जाता है, जैसे चपाती बच जाती है, राइस बच जाता है, सब्जी लेफ़्ट ओवर हो जाती है, बच जाती है, तो बहुत सारे घरों में वो फेंक दी जाती है। तो हमें उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, हमें उन्हें प्रॉपर ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि हम उसे दूसरे दिन भी दोबारा भी यूज़ कर सकें। आजकल तो सभी घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं, और जहाँ रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं है तो ऐसे जगहों में हम किसी बर्तन में ठंडा पानी या पानी को रख दें, उसमें इस बर्तन को रखें जो फूड लेफ़्ट ओवर है, तो वह भी एयर की वजह से वह पानी ठंडा रहता है, जिससे वो जो बर्तन है जिसमें हमने लेफ़्ट ओवर फूड रखा है वो ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है बाय ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एट्सेट्रा एज यू नीड। जितना आपको ज़रूरत है ना उतना ही हमें अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क है उसे स्टोर करना चाहिए। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेज। और इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि यह हम ज़्यादा से ज़्यादा भर कर रखें, क्योंकि इससे भी फूड जो है स्पॉइल होता है, वेस्ट होता है।
Store grains and other perishable foodstuffs like vegetable, fruits, milk etc. using proper methods. और अगर हम ग्रेन वगैरह स्टोर करके रख रहे हैं या पेरिशेबल फूड स्टफ़ को रख रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर मेथड से प्रिजर्व करके रखना चाहिए. 6th, check the expiry date of bottled, canned, पैक्ड फूड एंड अदर विद इन दैट टाइम. घर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाते हैं जैसे जैम हो गया, सॉस हो गया, है ना, बॉटल्ड फूड लाते हैं, कैंड फूड लाते हैं, जूसेस हो गए, तो उन्हें हमें प्रॉपर देखते रहना चाहिए कि उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, उसके पहले ही हमें उन्हें कंज्यूम करना चाहिए. सेवेंथ है, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ. जितना भी खाना हमने अपनी थाली में लिया है ना या प्लेट में लिया है उसे हमें पूरा खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए. तो स्टूडेंट्स यह चीज़ है आपको भी अभी से सीखनी होगी कि अगर मम्मी ने हमें दिया है तो उतना ही लो जितना हमें खाना है, और अगर मम्मी ने हमें दिया है तो उसे हमें पूरा फिनिश करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है, देखिए अभी यहाँ पर हमें 16 अक्टूबर का दिया है. देखिए, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज. तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. किस लिए? कि हमें फूड को सिक्योर करना चाहिए और फूड वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. तो हमें फूड स्टोरेज और प्रिजर्वेशन किस तरह करना है. We have learnt about various methods of safe storage of food like freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. हम सेकेंड थर्ड में थे ना, तब भी हमने यह सब चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि हमको फूड को क्या करना चाहिए, सेफ स्टोरेज रखना चाहिए उसका. जैसे फ्रीजिंग है ना, फ्रीजिंग यानी फ्रीज में रखना, ठंडी जगह में रखना. ड्राइंग सुखाना. बॉइलिंग यानी हमें मिल्क वगैरह है तो उसे बॉईल करना चाहिए. और अगर दालें वगैरह हो, पल्सेस हो, तो उन्हें एयर टाइट पैकिंग में रखना चाहिए, है ना. दीज डिफरेंट मैथड्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड देयर बाय सेव द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. तो ऐसे में अनाज खराब होने से भी बचता है, जो भी फूड है वो हम अच्छी तरह से रह सकता है. अभी यहाँ पर हम देखेंगे फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन. तो फूड प्रोटेक्शन कैसे करते हैं. तो फूड प्रोटेक्शन में प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन. फूड प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज. अपन फूड को स्पॉइल होने से हमें बचाना है. किस तरह से? बाय माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें माइक्रोब्स नहीं बढ़ना चाहिए, और इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट, और या फिर वो इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए किसी तरह के पेस्ट से. इट इज़ कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन. इसे हम फूड प्रोटेक्शन कहते हैं. और फूड प्रिजर्वेशन, यूज़ ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट. बहुत सारी चीज़ों में हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए. जैसे कुछ अचार या पिकल्स वगैरह होते हैं ना जिन्हें हम पिकल्स भी बोलते हैं अचार को, उनमें विनेगर डाला जाता है जिससे कि वो बहुत समय तक टिके. For a long period of time, food spoilage due to internal factors is called food preservation, और इसे food preservation भी कहा जाता है. या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मम्मी नमक डालकर रखती है ना, तो नमक भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है. यहाँ पर देखिए हमें क्या बताया है. नेशनल इंस्टीट्यूशंस है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. So this is a government organization that controls production and distribution of food and drugs by their standardization. Food Safety and Standardization Authority of India (FSSAI) has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006. अभी देखिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट घर में लाते हैं, जैसे पैक्ड दाल वगैरह लाते हैं, है ना, पैक्ड फूड लाते हैं, तो उस पर हम मार्क देखते हैं ना, FSSAI का मार्क होना चाहिए, क्योंकि एक अथॉरिटी है जो फूड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हमें बताती है. तो जब भी हम कोई पैक्ड फूड लें उस पर यह मार्क हमें देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट है, अभी यहाँ पर हमें मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन दिए हैं, तो हम वो देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं. पहला तो हम देख रहे हैं फ्रीजिंग. Biological and chemical reactions in food materials are slowed down at low temperature. अगर हम कोई भी फूड मटेरियल फ्रिज में रखते हैं ना, तो लो टेम्परेचर में उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना वो स्लो हो जाता है. मतलब कोई चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली होती है तो वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाती.
एज अ रिज़ल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन, जिससे फूड अच्छी कंडीशन में रहता है बहुत ज़्यादा समय के लिए। दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड इन द किचन, इसीलिए हमारे घरों में हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूज़ ऑफ इंसर्ट गैस, ये क्या होता है। नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयरटाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर food products, thus preventing the growth of fungus and insects in them. सॉरी हम ना देखते हैं कि वेफर्स के पैकेट है, कुरकुरे भी मोस्टली आप लोग खाते हैं, है ना। तो जो भी पैक्ड फूड आते हैं ना, तो उनके पैकेट्स से फिल होते हैं हवा से, है ना। हम बोलते हैं अरे कितना सारा इसमें हवा भरी हुई, तो उसमें क्या भरी जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्यों? इससे उसमें फंगस या इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, स्मोकिंग। फूड इज़ प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। और कई जो फूड होते हैं उसमें क्या होता है, स्मोक यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वह इस मेथड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या है देखिए। सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, जैम्स, मुरब्बा, पेठा एट्सेट्रा। तो हम घर में अक्सर देखते हैं मम्मी पिकल्स बनाती है, जैम से मुरब्बास बनाती है, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव रहते हैं। तो उनमें जो है हम घरेलू प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है। पिकल्स में सॉल्ट और ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, पिकल जो है प्रिजर्व हो जाता है। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एसिटिक एसिड यानी विनेगर, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइड and some nitrate and nitrite salt are some examples of chemical preservatives। ये सब preservatives के नाम हैं जो preservative के रूप में यूज़ होते हैं। ये chemical preservatives हैं। They are used in sauces, jellies, jams and in packaged ready to cook vegetables and ready to eat food etc. These preservatives keep the food safe for a लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो होते हैं ना प्रिजर्वेटिव्स, वो सॉसेज है, जेलीज है, या फिर हम रेडी टू कुक आइटम घर में लेकर आते हैं ना, तो ऐसे आइटम्स में इन प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ किया जाता है। यह केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अभी यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो मैलाथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स। जिनमें फूड ग्रेन्स होता है ना, ऐसे गनी बैग्स में, ऐसे बैग्स में मैलाथियन नाम का जो इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे किया जाता है, जिससे फूड ग्रेन सेफ रहते हैं। इरेडिएशन क्या होता है, इन दिस मेथड फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय accelerators, X-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes etc. This process destroys the microbes, insects etc. Shelf life of fruits increases due to increase in ripening period. The shelf life of potatoes and onions increases due to slowed down sprouting. देखिए बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जिन्हें स्प्राउटिंग से बचाने के लिए इस तरह के इरेडिएशन मेथड यूज़ किए जाते हैं। इसमें कुछ रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो बोलते हैं हम, वह एमिट किए जाते हैं। किससे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से गामा रेज बोलो, एक्सरेज बोलो, ये छोड़ी जाती हैं या डाली जाती हैं, जिसकी वजह से इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ऑनियंस और पोटैटोज़ की कंडीशंस में ज़्यादा यह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी पॉस्चराइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ्स अप टू अ सर्टन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 minutes and cooling it quickly. This destroys the microbes present in the milk and it keeps for a longer duration. पॉस्चराइजेशन जो है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध को हम एक सर्टन टेम्परेचर पर उबालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं वह जो
उसमें अगर हों तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए और दूध ज़्यादा समय तक टिक सके। तो दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स में मोस्टली ये वाला जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, यह देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट्स द माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस Pasteur developed the technique of preserving the quality of food by raising its temperature to prevent microbial growth in the food। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने फूड की क्वालिटी को रेज़ किया है, किससे कि टेम्परेचर रेज़ होने से ही यह इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, डू यू नो इन महाराष्ट्र इरेडिएशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट लासलगांव फॉर ऑनियंस। अभी हमने ऊपर देखा ना, मोस्टली ऑनियंस और पोटैटोज़ के लिए यह टेक्निक यूज़ की जाती है, कौन सी, इरेडिएशन की। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में लासलगांव में और नवी मुंबई में, लासलगांव में ऑनियन के लिए और पोटैटोज़ के लिए नवी मुंबई में यह रेडिएशन प्लांट्स लगाए गए हैं फॉर स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, मतलब बहुत सारे मसाले के लिए भी यह यूज़ किए जाते हैं। तो लासलगांव में ऑनियंस एंड पोटैटोज़ के लिए है और नवी मुंबई में स्पाइसेस और कंडीमेंट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब व्हाट इज़ मीन बाय अडल्टरेशन ऑफ फूड। अडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अडल्टरेशन मतलब मिलावट, है ना, फूड में मिलावट करना, खाने में मिलावट करना, खाने की चीज़ों में मिलावट करना, तो यह अडल्टरेशन कहलाता है। व्हाट इज़ मीन बाय एडल्टरेशन ऑफ फूड, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया ना कि एडल्टरेशन मतलब मिलावट, है ना। तो चाहे वो खाने में मिलावट हो, चाहे स्पाइसेस में मिलावट हो, तो या दूध में हो, है ना। आजकल हमें बहुत ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि बहुत सारी चीज़ों में इस तरह की मिलावट चलती है, जिसे हम एडल्टरेशन ऑफ फूड कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक चार्ट दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, है ना। इसमें सीरियल नंबर है, फूड स्टफ है और एडल्टरेंट, उसमें क्या मिलावट है वो हमें मतलब पता करना है, क्या क्या मिलाया जाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क का एडल्टरेंट क्या है कि उसमें वाटर, पानी या यूरिया इस तरह मिलाया जाता है। रेड चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर है ना, क्योंकि वो उसी कलर की होती है ब्रिक भी। ठीक है, फिर जो है सीड्स ऑफ पपैया किस में मिलाए जाते हैं? तो काली मिर्च में, जिसे हम ब्लैक पेपर कहते हैं। फिर आइसक्रीम में क्या क्या मिलाया जाता है? तो कभी कभी हमें सुनाई आता है कि उसमें वॉशिंग पाउडर है, या फिर पेपर वगैरह जो है उसका पल्प इस तरह से मिक्स किया जाता है। तो ये बहुत हानिकारक चीज़ है। किसी भी चीज़ में मिलावट करने से यह हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। सो फूड इज़ एडल्टरेटेड इन दिस वे टू, और भी वे हैं जिस तरह से फूड जो है एडल्टरेटेड होते हैं। जैसे फर्स्ट है रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ फैट, कंटेंट ऑफ मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स, कार्डमम्स एट्सेट्रा। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं फूड में से, वो निकाल लिए जाते हैं। जैसे मिल्क में से फ़ैट निकाल लिया, क्लोज एसेंस लेस हुआ, मतलब उसमें खुशबू ही नहीं आएगी अगर हम लेंगे तो, और कार्डमम से इलायची वगैरह जो है ना, उस तरह। फिर सेकंड है मिक्सिंग ऑफ अ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विथ फूड। और कभी कभी फूड में ना जो है एकदम चीपर मटेरियल मिला दिया जाता है, लो क्वालिटी का, जो खाने लायक भी ना हो, और कलर मिला दिया जाता है, यह भी ख़राब बात होती है। थर्ड है मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन, फाइन सैंड, आयरन फाइलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट एट्सेट्रा। अभी देखिए ये सब हम सुनने से कितना ख़राब लग रहा है। स्मॉल स्टोन्स तो मोस्टली हमें गेहूँ चावल में मिल ही जाते हैं। फाइन सैंड है वो भगर वगैरह अगर हम लाते हैं ना, उनमें भी फाइन सैंड होती है कभी कभी मिक्स की हुई। आयरन फेलिंग्स जो है मोस्टली ऐसे बोलते हैं कि रवा वगैरह में मिलाया जाता है। यूरिया हम देख ही रहे हैं मिल्क में मिलाया जा रहा है। डंग ऑफ हॉर्स है वो घोड़े का जो डंग रहता है वो किस में मिलाया जाता है? तो धनिया पाउडर होता है ना, कोरिएंडर पाउडर, उसमें मिलाया जाता है। सॉडस्ट भी मिलाई जाती है। इस तरह से फूड जो है वह मिलावट करके हानिकारक बना दिया जाता है।
तो यह बहुत ख़राब चीज़ है और हमारे लिए शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड पुअर और रिच इज़ एंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन। और इसकी वजह से चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े लोग हों, सभी को इससे नुकसान होता है। Different types of adulterants affect our health in different ways. Some adulterants cause abdominal discomfort or poisoning, और कभी कभी तो यह इस adulteration की वजह से food poisoning भी हो जाती है. While some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time or even cause cancer. और कभी कभी हम इस तरह के फूड अगर खाएं तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है. So हाउ विल यू फाइंड आउट इफ़ फूड हैज़ बिन अडल्ट्रेटेड? तो हम कैसे पता करेंगे कि यह फूड एडल्ट्रेटेड है, इसमें मिलावट है? तो उसके लिए हमें फूड मटेरियल है, एडल्ट्रेंट क्या मिलाया गया है, टेस्ट हम करके देख सकते हैं, और कंक्लूजन किस तरह से टेस्ट करके क्या कंक्लूजन निकलेगा. अगर मिल्क है तो उसमें क्या एडल्ट्रेंट है? वाटर है, उसमें मिलावट है वाटर की. तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे? पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड. एक ग्लास स्लाइड पर हम मिल्क का एक बूंद लेंगे, दूध का एक जो है ड्रॉप लेंगे, एंड स्लाइटली. सो व्हाट इज़ मीन बाय एडल्ट्रेशन ऑफ फूड? तो एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट, चाहे वो खाने में हो, खाने की चीज़ों में हो, अनाज में हो, किसी भी तरह का मिलावट को हम एडल्ट्रेशन कहते हैं. यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया है, देखिए सीरियल नंबर है, फूड स्टफ़ है, एडल्ट्रेंट है. उसमें फूड स्टफ़ में क्या मिलावट है? तो जैसे मिल्क है तो उसमें वाटर है, यूरिया यह मिलाया जाता है. रेड चिली पाउडर है तो उससे लाल रंग की जो चीज़ें जैसे ईंट होती है ना, ब्रिक पाउडर, वह मिलाया जाता है. फिर सीड्स ऑफ पपैया है अगर एडल्ट्रेंट, तो वो किस में मिलाएंगे? तो वो काली मिर्च में, ब्लैक पेपर में मिलाया जाता है. तो इस तरह से मिलावट करके ये सारी चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है. आइसक्रीम में क्या बोलते, वॉशिंग पाउडर मिला दिया या फिर पेपर पल्प मिला दिया. इस तरह से इन चीज़ों से हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता और यह बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं. फूड इज़ एडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू. और बहुत से ऐसे वे हैं जिससे फूड एडल्ट्रेट किया जा रहा है. देखिए जैसे रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कभी कभी फूड में से इम्पॉर्टेंट जो उसके कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वही निकाल लिए जाते हैं. जैसे रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क. मिल्क में जो फैट होता है ना, वो निकाल लिया जाता है. फिर इसेंस ऑफ क्लोव्स यानी लौंग की जो इसेंस है वो निकाल ली जाती है. कार्डमम्स की भी निकाल ली जाती है. इस तरह से ये जो फूड है उसे भी समझ लो एडल्ट्रेट किया जा रहा है. मिक्सिंग ऑफ अ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और अ हार्मफुल कलर विथ फूड. या फिर फूड में ही हार्मफुल कलर मिला दिए, लो क्वालिटी इनएडिबल चीज़ें मिला दी, चीपर मटेरियल उसमें मिला दिया. थर्ड है मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फाइलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट एक्सेट्रा. या फिर हार्मफुल मटेरियल्स मिला दिए जैसे स्मॉल स्टोन्स हो गए. गेहूँ चावल में तो हम देखते ही हैं, है ना, फाइन सैंड है, रेत वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ों में, बारीक चीज़ों में मिला दी जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल भगर है, भगर में वाइट सैंड मिला दी तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा वो भगर है या वाइट सैंड है. फिर आयरन फाइलिंग्स है, रवा में मिला दिया. फिर यूरिया है, डंग ऑफ हॉर्स है, डंग ऑफ हॉर्स और सॉडस्ट मोस्टली धनिया पाउडर में मिला दी जाती है. इस तरह की चीज़ें मिलावट करके जो व्यापारी हैं वह लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे बहुत शरीर को नुकसान होता है. द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड, पुअर और रिच इज एंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन. और इसी फूड एडल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्थ पर असर पड़ता है, चाहे वो यंग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुअर हों, रिच हों. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज. और बहुत अलग अलग तरह की मिलावट से हमारी हेल्थ पे भी अलग अलग तरह का असर पड़ता है. सम एडल्ट्रेंट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग. कुछ एडल्ट्रेंट्स की वजह से हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होता है, फूड पॉइजनिंग हमें हो सकती है. वाइल सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स. और कुछ तो हमारे ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करते हैं. और अगर ऐसे प्रोडक्ट हम बहुत लंबे समय तक खाएं या फिर कंज्यूम करें तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है. सो
हमें यह सब चीज़ें कंज्यूम करने के पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ़ फूड हैज़ बीन अडल्ट्रेटेड? तुम किस तरह पता करोगे अगर फूड अडल्ट्रेटेड है, कि इस फूड में मिलावट है। यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, फूड मटेरियल जैसे मिल्क है, उसका एडल्ट्रेंट वाटर है, तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे और उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो टेस्ट करने के लिए पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड पर हम एक बूंद मिल्क लेंगे और उसे स्लाइटली इंक्लीन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप, और धीरे से उसे हल्का सा तिरछा करके बहने देंगे। कंक्लूजन, इफ़ द स्प्रेड मार्क ऑफ मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट हैव बीन एडेड टू इट। अगर वह इंक्लीन करने की वजह से उस स्लाइड पे से वो मिल्क बह जाता है पूरा और कुछ भी ड्रॉप पीछे बचता नहीं है, इसका मतलब वह पानी मिक्स किया हुआ दूध है। ठीक है। रेड चिली पाउडर है, उसमें अगर ब्रिक डस्ट है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसे हम टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर। एक बीकर में हम 1 चम्मच मिर्च का पाउडर लेंगे। ऐड वाटर अप टू हाफ ऑफ अ बीकर। बीकर में आधा बीकर हम पानी भरेंगे। स्टर इट, उसको हिलाएंगे एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़े समय के लिए हम उसे अनडिस्टर्ब करते हुए रख देंगे। कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें? इफ़ अ रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बीन एडल्टरेटेड विथ ब्रिक डस्ट। और अगर वह जो रेड लेयर है बीकर में पानी में नीचे जमी हुई दिखाई देती है कुछ समय के बाद, इसका मतलब उसमें ब्रिक डस्ट मिला हुआ है। अब टर्मरिक पाउडर को देखते हैं हम। तो उसमें मेटानियल येलो, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे? टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ स्मॉल quantity of water to it, shake the mixture and add a few drops of Kong HCl है, उसमें हम मिलेंगे। तो मिलाने के बाद हम कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा? उसमें हमने HCl मिलाया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें थोड़ा पानी डाला और उसमें HCl फ्यू ड्रॉप्स डाले, तो क्या इफेक्ट होगा? देखो, द मिक्सचर बिकम्स रेड ऑन द एडिशन ऑफ Kong HCl एंड द रेड कलर does not disappear if metanyl yellow is present। अगर उसमें मेटानिल येलो अगर मिलाया हुआ होगा तो वह जो कलर है HCl एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर, तो जो रेड कलर है वो डिसअपियर नहीं होगा। अब रवा है, फाइन आयरन फाइलिंग्स मिला हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है? पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा। एक मैग्नेट हम रवा में से निकालेंगे, तो कंक्लूजन, आयरन फिलिंग एडियर टू द मैग्नेट। जिसमें अगर आयरन फिलिंग होगी तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो यह सारे मिलावट के को जानने के, टेस्ट करने के तरीके हैं। तो हमें जब भी कुछ भी खाना हो, हमें बहुत सोच समझ कर कंज्यूम करना है और बहुत सोच समझ कर हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी है। Do you know, in 1954, Parliament passed the Prevention of Food Adulteration Act. It has been amended from time to time, and the amendment of 1976 provides for life imprisonment for the person involved in adulterating food with a harmful substance. 1954 में पार्लियामेंट में यह एडल्ट्रेशन एक्ट जो है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पास किया गया। उसके अनुसार उसमें टाइम्स टू टाइम अमेंडमेंट हुए, सुधार हुए, और फिर यह प्रोवाइड किया गया कि अगर ऐसा जो करता है, फूड में जो मिलावट करेगा, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और देयर आर क्लियर डायरेक्शंस दैट फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड, और एक बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं इस लॉ के तहत कि फूड को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। पैकिंग मटेरियल्स शुड नॉट एंडेंजर द फूड और मेडिसिन एंड देयर शुड क्लियर एंड लिजिबल इंफॉर्मेशन ऑन इट। और फूड मटेरियल्स किसी भी तरह से या मेडिसिन हो, वो प्रॉपर पैक्ड होना चाहिए और प्रॉपर इंफॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए ऑन इट अबाउट द, किस बारे में? तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टोरेज, उसको कैसे स्टोर करना है, उसकी कब मैन्युफैक्चरिंग डेट है और कौन सी एक्सपायरी डेट है। अभी ऑलवेज रिमेंबर, सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। हम आजकल बहुत फ्रूट्स देखते हैं ना, हमें कलरफुल चमकीले फ्रूट्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसमें भी क्या होता है, कुछ केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं।
सेकेंड है मिल्क वेंडर्स ऐड यूरिया टू द मिल्क सो दैट इट अपीयर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट। देखो मिल्क को हायर फैट कंटेंट बनाने के लिए उसमें यूरिया मिक्स किया जाता है। कितना डेंजर यह लोग खेल कर रहे हैं किसी की भी लाइफ से, जो इस तरह का जो है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें थोड़े भी नहीं लगता है कि किसी के जीवन को इससे कितना खतरा है। थर्ड देखिए किस तरह से किया जाता है। शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड अ फाइनेंशियल लॉस। अभी देखिए शॉपकीपर्स भी कितने कैसे होते हैं कि वो फूड पैकेट्स होते हैं ना जिन पे एक्सपायरी डेट होती है, तो उन फूड पैकेट्स को भी बार बार चेंज करते रहते हैं ताकि एक्सपायरी डेट जो है पता ना पड़े और उन्हें कुछ फाइनेंशियल लॉस ना हो। कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव। ब्राइट येलो बनानास, जैसे कि हम देख रहे हैं ना आजकल फ्रूट्स बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। बनाना तो ऐसे लगते हैं येलो येलो ब्राइट कलर के, तो हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें क्या डाला जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है फ्रिक्वेंटली हार्मफुल केमिकल्स लाइक कार्बोनेटेड सोडा, फॉस्फोरिक एसिड एट्सेट्रा आर मिक्सड विथ कोल्ड ड्रिंक्स। इवन कोल्ड ड्रिंक्स में भी हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप इन सब चीज़ों को यूज़ करो बहुत केयरफुली यूज़ कीजिए। तो देखिए हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बोनेटेड सोडा है, फॉस्फोरिक एसिड्स है, या मिक्स किए जाते हैं ये जो कि हार्मफुल केमिकल्स है। सो फूड सेफ्टी से रिलेटेड ये आपका लेसन है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझिए और फिर इसमें जो भी कुछ सीखने को मिलता है उसे ज़रूर सीखिए और कमेंट करके बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी।